जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम सीएनटी एक्ट, यानी कि कास्त छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो 1908 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इसको लागू किया गया। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इतना सशक्त कानून जो है कि अंग्रेजों के द्वारा कैसे बनाया गया, इसको बनने के पीछे की सारी कहानी, और ये जो सीएनटी एक्ट है ये जनजातियों के भूमि को किस तरीके से, इसकी 271 धाराओं के माध्यम से किस तरीके से उसको संरक्षण प्रदान करती है, हम लोग इसकी पूरी व्याख्या को देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ये सीएनटी एक्ट का जो पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक जो है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। इसको डायरेक्ट अगर हम लोग इसके भाग और इसके धाराओं पर अगर चर्चा करते हैं और इसको देखते हैं तो हम लोग हो सकता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड, इसकी बनने की कहानी को, इसके बैकग्राउंड को अगर पहले समझते हैं तो हमारे लिए ये हो सकता है कि ये बहुत ही सरल हो पाए। तो हम लोग इसको जो है कि इसके बैकग्राउंड को पहले समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इसके बनने के पीछे की जो कहानी है, रूपरेखा है, वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुगल का जो सबसे अंतिम शासक, जो प्रतापी शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में, मुगल काल में कोई भी और उसके बाद प्रतापी शासक नहीं हुआ, जो कि अपने इसके अंदर में, भारत के अंदर में जो हो रहे हस्तक्षेप को रोक पाए। और फाइनली ये मुगल दौर जो है पतन की ओर जा रहा था। उसी कड़ी में 1600 ईस्वी के आसपास यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन होता है। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि भारत के अंदर में व्यापार के उद्देश्य से यहाँ अपना कदम रखा, और यहाँ पर रहने वाले जो शासक जो थे उससे अनुमति लेकर के व्यापार को प्रारंभ किया। और इस तरीके से यहाँ पर जो नवाब हुए और जो शासक हुए उससे अपना समन्वय को बनाए और बेहतर ढंग से उनके बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता को उत्पन्न किया, जिसके कारण जो है कि मुगल बादशाह जो उसका एक शासक हुआ, जो फर्रुखसियार के नाम से जाना गया, उसके सैनिकों में और उसके अपने लोगों के बीच में जब कुछ बीमारी जैसी चीज़ें हुई और कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें हुई जो अंग्रेज़ों के द्वारा उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया, जिसके कारण उसे उपहार के तौर पर उसको दस्तक नामक एक शाही लाइसेंस दिया गया, मुगल शाही लाइसेंस दिया गया अंग्रेज़ों को, जिसमें उनको जो है कि कर मुक्त व्यापार करने का उसको अनुमति मिल जाता है। अब कर मुक्त जब अनुमति मिल गया है कर मुक्त व्यापार करने की, तो ये जो है कि फाइनली 1690 ईस्वी में भारत के अंदर में एक पहली और प्रथम फैक्ट्री का जो है कि इन्होंने स्थापना कर दिया, और जिसमें ये बहुत ही तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय के जो शासक थे, जो बादशाह था, उसको कर देने की आवश्यकता नहीं थी। ये सिर्फ बिजनेस कर रहे थे और मुनाफा, बहुत ज़्यादा मुनाफा वो अर्जित कर रहे थे। और एक समय आया कि ये जो भारत के अंदर में जो बादशाह, जो शासक हो रहे थे, उनका जो इनकम था उससे भी इसका इनकम अधिक होने लगा, और इनको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये अंदर ही अंदर जो है अपनी सैन्य क्षमता को काफ़ी सशक्त और बेहतर कर रहे थे। और क्या है कि जो दस्तक के अंदर में जो इन लोगों को शाही लाइसेंस जो मिला हुआ था दस्तक, उसके अंदर में कुछ प्रावधान थे, कुछ गाइडलाइन थे, जिसके बाहर ही लोगों को काम करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब ये जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके थे और सैन्य क्षमता भी इनकी बेहद स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो अब ये उसकी अवहेलना करने लगे और जो है कि नियमों को तोड़ करके ये काम करना प्रारंभ किए। तो शासकों ने फिर इस पर अंकुश लगानी चाहिए। तो ये लोग क्या हुए कि विद्रोह कर दिए इनके साथ, और उसी का परिणाम था कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी जैसा युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो अगुवाई कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल की तरफ से जो बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में घमासान युद्ध जो है कि प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हरा दिया और अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ। इसको अंग्रेजों के लिए इसे मैग्ना कार्टा, इस युद्ध को मैग्ना कार्टा का उपाधि दिया गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, और यहाँ से इनका मान मनोबल बढ़ता है। और सिराजुद्दौला इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मोरल उसका डाउन होता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि वो भारत के अंदर में जहाँ तहाँ ये अपना मनमानी करना प्रारंभ हुआ। और फिर से पुनः एक बार पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो भी प्रतापी शासक थे उस समय के, इन लोगों ने एकजुट होकर के
बक्सर का युद्ध जो है कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों के तरफ से जो अगुवाई कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो, और पूरे भारत के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, जो अगुवाई कर रहे थे, वो मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय था। और इसके साथ में अवध का नवाब सिजाउद्दौला था, और बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर कासिम। ये समुचित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इसमें भी इन लोगों को पराजय का सामना करना पड़ता है और अंग्रेज इसमें भी विजय प्राप्त करते हैं। और जिसके कारण जो है कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो है कि दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है और इनको जो है कि थोप दिया जाता है। इनको दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, और ये बंगाल उस समय का जो तत्कालीन बंगाल था, वो हमारा अभी का जो वर्तमान झारखंड है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट का जितना स्टेट है वो सारा इतना बड़ा इलाका हुआ करता था। ये पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, और इतने बड़े इलाके पर जो है कि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। ये दीवानी अधिकार होता क्या है? ये दीवानी अधिकार का मतलब हुआ कि इस पूरे क्षेत्र पर, पूरे इलाके पर अब टैक्स कलेक्ट करने की पूरी जो है कि अब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, और यहीं से अब ये पूरे इलाके पर, पूरे भारतवर्ष के अंदर में ये शोषण करना प्रारंभ करेंगे। तो अब इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो झारखंड था, झारखंड में स्थानीय स्वशासन लागू था, और यहाँ के जो स्थानीय शासक हुआ करते थे वो सालाना मुगल बादशाह को टैक्स पे करके और अपने आप को हमेशा ये स्वतंत्र महसूस करते थे और स्वतंत्र मानते थे। तो इसी कड़ी में अंग्रेजों का इस तरफ ध्यान आकर्षित होता है, और यहाँ कुछ उद्देश्यों से झारखंड की तरफ ये रवाना होते हैं, झारखंड की तरफ इनका ध्यान आता है, और यहाँ पर सिंहभूम यानी कि ढालभूम वाले क्षेत्र पर ये इनका आगमन होता है कुछ उद्देश्यों के साथ, जिसमें सबसे पहला है कि छोटा नागपुर पर ये अपना एकाधिकार को स्थापित करे, यहाँ पर अपने हिसाब से रूल करे, शासन व्यवस्था को लागू करे। और दूसरा जो उद्देश्य था, मराठा और मीर कासिम जो इनके साथ हमेशा जो है इनके नाक में दम किए हुए थे, तो इनको रोकने के लिए और इनसे युद्ध को जो है कि जीतने के लिए, लड़ने के लिए ये स्थान बहुत ही अनुकूल था। और तीसरा जो कारण था वो बनारस वाले इलाके पर इनका व्यापार बहुत ही बेहतर ढंग से होता था, तो जिसके लिए हमारा झारखंड का क्षेत्र जो था वो बहुत ही उपयोगी साबित होता था। और चौथा जो उद्देश्य था वो दक्षिण बिहार के विद्रोहियों को झारखंड में छिपने से रोकना, यानी कि दक्षिण बिहार उस समय, अभी का जो हमारा झारखंड है उस समय का वो दक्षिण बिहार वाले हिस्से में हुआ करता था, जिसमें अधिकतर यहाँ पर क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध, वो उनके कामों के विरोध, जो इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जाता था उसके विरोध ये कहीं कभी कभी जो है कि विद्रोह करते थे, और करने के बाद वो घने जंगलों में, झारखंड के घने जंगलों में शरण लेते थे। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये आए कि इन पर ये अंकुश लगा सके। हम लोग आगे देखते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ पर ये आए, तो वो किस तरह से अपना कार्यशैली और किस तरह से ये जो है कि शोषण करना प्रारंभ किए। तो क्षेत्रीय राजा, जमींदार और उप जमींदार, इस तरह के जितने सारे लोग थे, इनके ऊपर ये 90% का टैक्स जो है कि लगा दिया, और शोषण जो है कि जनजातियों के ऊपर ये प्रारंभ कर दिए, जैसे धार्मिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण और जमीन हड़प नीति, और जो है कि वन हड़प नीति, अप्रत्याशित कर, और जो है कि कर्ज जमींदार साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाना, और सामाजिक शोषण, व्यक्तिगत शोषण और न्यायिक शोषण, इस तरह की एक्टिविटी जब ये करने लगे, तो यहाँ के जनजाति जो है कि मजबूर होकर के विद्रोह प्रारंभ कर दिए। और ये विद्रोह जो है कि 3 कारणों से हुए, यानी कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी शासकों के ऊपर ये अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिए, इस पर कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना शुरू किए। और दूसरा है आदिवासी क्षेत्रों पर भी नियंत्रण ये करना चाह रहे थे और करने लगे, आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण करने लगे। उसके बाद ब्रिटिश नियमों को इनके ऊपर थोपने लगे, लागू करने लगे, आदिवासियों का शोषण करने लगे और न्यायिक शोषण भी करने लगे। आर्थिक कारण क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं कि अप्रत्याशित कर रोपण कर दिया गया, जमीन हड़प नीति को लागू किया गया, है ना, जमींदारों साहूकारों का शोषण प्रारंभ कर दिया, उनके द्वारा शोषण प्रारंभ कर दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त नीति लागू किया गया,
वन, खेत और फसल हड़प नीति लागू किया जाने लगा। धार्मिक शोषण किस तरह से हुआ कि जनजातीय परंपराओं में जो है कि हस्तक्षेप करने लगे, जो भी परंपरागत चीज़ें हो रही थी उस पर ये रोक लगाना प्रारंभ कर दिए। आदिवासियों से ये जो है कि हीन भावना से इनको देखने लगे, इनको हीन समझने लगे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोर से ये करने लगे। तो ये मुख्य उद्देश्य थे, ये मुख्य कारण थे जो कि जनजातियों को विद्रोही बनना पड़ा। और यही कारण हुआ, यही शुरुआत हुआ सीएनटी के बनने का, यही सब कारण जो है कि शुरुआत हुआ। अभी तक इन लोगों को पता नहीं था कि झारखंड में रहने वाले आदिवासियों को छेड़ना या इनके ऊपर इस तरह का अत्याचार करना जो है कि कितना कठिन हो सकता है, कितना भारी पड़ सकता है, अभी तक ही लोगों को समझ में नहीं आया था। तो हम लोग देखेंगे कि अब धीरे धीरे आगे चल के जनजातियों का किस तरीके से विद्रोह जो है कि हुआ और इनको नाक में दम कर दिया गया, दांतों तले चने चबाने पर मजबूर किया गया और लास्ट में अंतिम में ये जो है कि मजबूर होकर के सीएनटी जैसे सशक्त कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो उस कड़ी को हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही विस्तृत और लंबी होने की संभावना है। हम लोग इसके आगे की विस्तृत व्याख्या को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।